हेलो बच्चों। आज हम मॉडर्न फिजिक्स के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं बोर्स मॉडल के, उनको हम सॉल्व करेंगे एडवांस के पीवाईक्यूज के अंदर। इससे पहले वाले साल बेटा मैं लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका था। मैग्नेट और जो मैटर वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, उनके सवाल बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल में अलग से सॉल्व कर चुका हूँ। सारे के सारे बेटा जो सॉल्यूशंस आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बेटा ऑफ कोर्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी एंड बेटा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। आप में से बेटा किसी पास अगर टाइम हो तो टाइम स्टैम्प के साथ बेटा जो सवाल का हल्का सा टेक्स्ट है वो लिख सकते हो, तो जिससे आगे आने वाले जो बच्चे हैं, आगे आने वाले सालों में जो बच्चे हैं, उनके लिए सवाल ढूंढना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा आसान सवाल है बेटा, 2010 का सवाल है। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज तो हम समझ गए कि ना इलेक्ट्रॉन ऊपर से उठ के दो पे आ रहे हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोल दो, या बड़ा एक वर्ड और याद रखना है, एच अल्फा। एच अल्फा और फर्स्ट लाइन एक ही बात। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब ये तीन से उठ के दो पे है ना। जो इलेक्ट्रॉन है बड़ा वो एन इक्वल टू 3 से कूद के एन इक्वल टू 2 पे आया है, और जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आया तो जो फोटोन निकला है वो 6561 एंगस्ट्रॉम का निकला है। कोई दिक्कत नहीं। द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, सेकंड का मतलब बेटा क्या हो गया? एच बीटा। सेकंड मतलब एन इक्वल टू 4 से, एन इक्वल टू 4 से कूद के एन इक्वल टू 2 पे आया है, और बेटा कोई सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बाल्मर सीरीज ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, मतलब ये जो पहले वाला है ना, ये बात हो रखी है हाइड्रोजन की, और ये वाली बात हो रखी है He प्लस की। सेम एटम की बात नहीं हो रही है ना, अलग अलग एटम्स की बात हो रही है। लेकिन मतलब बोलेगा सर कोई इशू नहीं है ना, मैं तो सर फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। एंड फॉर्मूला पहले वाले केस में 1 अपॉन लैम्डा, बेटा लैम्डा इज आई थिंक 6561 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, बेटा पहले तो हाइड्रोजन ही था, इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। 3 से 2 पे आता ना इसलिए, तो दैट कम्स आउट बी 1/6561 आर इनटू बेटा व्हाट, बेटा आई थिंक 4 यहां पर, बेटा 9 यहां पर, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट बी 36, और ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 9 माइनस 4, बेटा दैट कम्स आउट बी 5। यही वाला फॉर्मूला वापस से लगाते हैं। इस बार बड़ा फॉर्मूला मुझे लगाना है He प्लस के लिए। He प्लस के लिए ऑफ कोर्स बेटा Z विल बी इक्वल टू 2। मेरे पास जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, बेटा लैम्डा मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू R Z स्क्वायर, बेटा हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2। सेकंड लाइन बेटा, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बेटा ऑफ कोर्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, दैट इज R बेटा आई थिंक बेटा 1/4 माइनस 1/16, बेटा 4 ऊपर से था, बेटा 4 4 ये कैंसिल, बेटा ये 4 यहां पर आ जाएगा, दैट इज आर 1 माइनस 1/4 इज बेटा ऑफ कोर्स व्हाट 3/4, दिस इज बेटा 1/लैम्डा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से ना ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, जैसे बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 किया तो बेटा लैम्डा मेरे ख्याल से ऊपर आ जाएगा, और 6561 एंगस्ट्रॉम नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बेटा आर तो कैंसिल ही, 5 अपॉन 36, बेटा यहाँ पर 3, यहाँ पर आपके पास 4, लैम्डा की बेटा मेरे ख्याल से आपके पास वैल्यू आ गई, बेटा कितनी आ गई 5 इंटू 4, बेटा 4 तो चलो कैंसिल हो जाएगा ना, बेटा 9 कर दो, 9 चौक 36, बेटा 9 इंटू 3 6561। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये बेटा मेरे ख्याल से 9 से डिवाइड हो जाएगा, बड़ा 9 7 63, बड़ा फिर कितना बच गया 9 दूनी 18, बड़ा ठीक है, फिर 8 9 यहाँ, ठीक है, 9 9 कैंसिल, ठीक है, बड़ा मेरे ख्याल से ये भी कैंसिल हो जाएगा शायद ना, 729 भी 3 से डिविजिबल तो है, आई थिंक 2 4 24 72, ठीक है 243, 243 इंटू बेटा 5 करना, बेटा जैसे बेटा मल्टीप्लाई करो मेरे ख्याल से 1215 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ जाएगा। सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, आगे चलते बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये बेटा मेरे ख्याल से 2009 का सवाल है। कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर 3 अलग अलग सवाल पूछ रखे हैं। मैंने बेटा एक पेज पे एक ही सवाल लिख रखे है ना, वो है ना, मैं कॉम्प्रीहेंशन की जो मेन लैंग्वेज है वो बड़ा सेम है, यहाँ पर सवाल है। अगले पेज पे क्या होगा, लैंग्वेज बड़ा सेम ही है, फिर यहाँ पर सवाल है,
और अगले पेज पे बड़ा सवाल वही है, ये आपके नहीं सॉरी लैंग्वेज वही है, अलग से बड़ा सवाल है। ऐसे 3 सवाल है, तीनों सवाल अपन आराम से करते हैं, तीनों सवाल बड़ा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ही, हमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है। एंड अगेन इट इज अ वेरी क्लासिक काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, जो खास तौर से जिस तरह की कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ आईआईटी पूछने के लिए फेमस है, उस तरह के सवाल है। इसमें क्या करते हैं कि ना वो बच्चों को एक नई सिचुएशन देते हैं, या फिर उन बच्चों ने जो चीजें सीख रखी होती है उनको इंप्लीमेंट करते हैं नई सिचुएशंस के अंदर, नई जगह है ना, जहां पर वो हो सकता है कि वो चीजें एप्लीकेबल हो भी ना। एंड दे आर वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ऐसे बेटा जेई एडवांस के अंदर काफी सारे सवाल पूछ रखे हैं। When a particle is restricted to move along x-axis from x equals to 0 to x equals to a बेटा कोई नैनोमीटर के अंदर है, its energy can take only certain specific values। ये मेरे पास x equals to 0 है, ये मेरे पास x equals to a है, a बेटा बहुत ही छोटा है, और कोई पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही मूव कर सकता है। और इस पार्टिकल की जो एनर्जी है ना, वो ऐसे नहीं कि कुछ भी हो सकती है, उस पार्टिकल की एनर्जी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकती है। एंड वी नो दैट इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज्ड, ठीक है, हालांकि क्वांटाइज्ड वर्ड यूज नहीं किया, बट वी नो इट वेरी वेल कि व्हाट इट मींस, है ना। आगे बढ़े बेटा, ठीक है। सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, द अलाउड एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सच ए रेस्ट्रिक्टेड रीजन correspond to the formation of standing waves with nodes at the ends x equals to 0 and x equals to a। ये जो लाइन है ये बड़ा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सुन। ये ऐसे कह रहा है कि इसी पार्टिकल को वेव मान लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसी पार्टिकल को वेव मान लो, और ऐसी वेव मान लो जो एक्चुअली ना यहां से लेकर यहां तक एक स्टैंडिंग वेव बना रही है, यहां से यहां तक एक स्टैंडिंग वेव बना रही है। इट मींस दैट कि सवाल हमें एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को और हमारे जो बड़ा वेव एंड स्ट्रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उनको मिक्स करने के लिए बोल रहे हैं। कर लेंगे। पार्टिकल को जैसे ही वेव मानने की बात बोली गई, तो वैसे हमारे दिमाग के अंदर मैटर वेव आएगा। यार मैटर वेव वाला कोई ना कोई मामला यहां पर होना चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ कोई ना कोई इशू होना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि सवाल के अंदर उसने खुद ही बोल दिया हो कि इस पार्टिकल को जब तुम वेव मानोगे तो इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह कंसीडर करना है, और उसी डी ब्रोगली वेवलेंथ की हमें स्टैंडिंग वेव डिस्कस करनी है। ऑल्दो उसने वाली बात ना बोली होती, तब भी ऑब्वियस बात है कि जो नेचुरल थॉट्स है ना वो भी उसी तरफ ही जा रहे थे, isn't it? आगे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ दिस स्टैंडिंग वेव, मैं कह रहा था ना, is related to the linear momentum of the particle according to the de Broglie relation. De Broglie relation. The energy of the particle of mass m is related to linear momentum as p square upon 2m. Of course बेटा पार्टिकल के पास बेटा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और कोई एनर्जी बेटा है नहीं, और दैट इज ऑफ कोर्स p square upon 2m। अगर ये ना लिखता तब भी हमें पता था। एंड thus the energy of the particle can be denoted by a quantum number n। बेटा पार्टिकल की जो एनर्जी है ना वो पहले बोल चुका है कि क्वांटाइज्ड है, और उसमें बेटा ऑफ कोर्स क्वांटाइज के अंदर बेटा ऑफ कोर्स है ना समथिंग 1 टाइम्स समथिंग 2 टाइम्स समथिंग ऐसा कुछ कुछ आपके पास आने वाला है। एंड एन जो है, ये जो एन बड़ा 1 2 3 4 दे रखा है, कोरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ लूप्स इन द स्टैंडिंग वेव्स। इसी पार्टिकल को जब आप स्टैंडिंग वेव मानोगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं, शायद बड़ा नंबर ऑफ लूप्स को हम हार्मोनिक्स भी कहते थे, जो जितने हार्मोनिक होगा वही हमारा एन की वैल्यू है। एन बड़ा ऑफ कोर्स कोई ना कोई इंटीजर है, ठीक है। यूज द मॉडल डिस्क्राइब्ड, ये जो बड़ा मॉडल इतना ऊपर डिस्क्राइब कर रखा है इसको यूज करना है। एंड बेटा एक एच की बेटा वैल्यू ये लेनी है, ई की बेटा वैल्यू ये लेनी है, और मेरे से 3 सवाल पूछ रखे। द अलाउड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन इज प्रोपोर्शनल टू। किसी एन के लिए जो एनर्जी है वो ए पर कैसे डिपेंड होगी, तो बेटा ऑफ कोर्स मुझे एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं पार्टिकल की बेटा अगर बात करूं और उससे अगर मैं स्टैंडिंग वेव मानूं, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि एस से बेटा वो कुछ ना कुछ बेटा वो नोड से नोड बेटा ऐसे कुछ ना कुछ आपके पास लूप्स बनेंगे। वी नो इट वेरी वेल कि बेटा मान लो कि 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप, बेटा मान लो कि लेट्स से कि एन लूप्स, नोड से नोड तक की जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास वो लैम्डा बाई होती है, तो एन टाइम्स लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, अगर एन लूप्स है इट शुड बी इक्वल टू यहां से तक की पूरी लेंथ, बेटा दिस पूरी लेंथ कम्स आउट टू बी ए। हालांकि समझदार बच्चा बोलेगा कि सर ये तो है ना ऑब्वियस बात है कि हमारी बोथ एंड फिक्स्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें पहले से। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है, एन लेमडा इज इक्वल्स टू 2a। लेकिन बेटा मुझे एनर्जी निकालने के लिए बेटा ऑफ कोर्स है ना मुझे लेमडा से भी काम चलेगा। बच्चे बोलेगा सर चल जाएगा, सर लेमडा से पी निकाल लूंगा और पी से ऑफ कोर्स एनर्जी मुझे निकालनी आती है। यहां से मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि पार्टिकल का जो मोमेंटम है, ये जो वेव है, ये ऑफ कोर्स किसी पार्टिकल के लिए बोल रखी है, ठीक है।
उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, वी नो इट वेरी वेल, दैट इज h अपॉन लैम्डा। जैसे बेटा आपने मुझे h अपॉन लैम्डा का, मैं उस लैम्डा को बड़े आराम से लिख सकता हूं 2a अपॉन n। मैंने इसे लिखा ना, लैम्डा को बड़े आराम से लिख सकता हूं मैं 2a अपॉन n। दिस इज मोमेंटम। मुझसे पूछा गया है कि एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी बेटा हम जानते हैं p स्क्वायर अपॉन 2, हम जानते भी और सवाल में लिखा हुआ भी है। मेरे पास बड़े आराम से आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन बेटा 4a स्क्वायर बेटा 2 भी है 8a स्क्वायर इंटू, ये मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। मुझे क्या बोल रखा है कि एन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट होगा। ए में पूछ रखा है, ऑफ कोर्स बेटा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -2, बेटा आंसर शुड बी व्हाट, ए। ठीक है, अगला सवाल करते बेटा। ये बेटा सवाल अगेन आसानी हो गया बेटा, स्पीड पूछ रखी है, जो हमने एक्सप्रेशन निकाल रखा बेटा, मोमेंटम निकाल तो लिया था अपन ने। बेटा मोमेंटम कितना आया था हमारे पास, मोमेंटम हमारे पास आया था NH अपॉन 2a। मोमेंटम हमारे पास आया था जिसे हम mv भी कह सकते हैं बेटा, ये हमारे पास आया था NH अपॉन 2a, यही आया था ना बेटा, हाँ NH अपॉन 2a। यहां से बेटा हम पार्टिकल की जो वेलोसिटी उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं NH अपॉन 2am। क्या बोल रखा है कि ये जो हमारे पास पार्टिकल की जो स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट पावर ऑफ n, साफ साफ दिख रहा है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सो बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑफ कोर्स बेटा डी ऑप्शन हमारा। लास्ट बेटा मुझसे क्या पूछ रखा है, बिल्कुल आसान सा सवाल है बेटा, जो हमने पहले आंसर निकाला होगा उसी का बेटा सिर्फ उस व्यक्ति तरीके से एक्सट्रापोलेशन है। मास ऑफ द पार्टिकल की दिया हुआ है, ए मुझे दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पर पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। पार्टिकल की एनर्जी का बेटा हम फॉर्मूला निकाल चुके थे बेटा, क्या फॉर्मूला आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बेटा 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट में अगर निकालना है तो मुझे एन की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। एन की बेटा वैल्यू को 1 रखते बेटा मेरे पास जगह शायद ये एच स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर। एच कितना बेटा, सब कुछ एस आई यूनिट में दे रखा है, दैट इज 6.6 इंटू 10 रेस टू पावर -34 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ये कितना बेटा, ये बेटा 6.6 नैनोमीटर, तो 6.6 इंटू 10 रेस टू पावर -9 का स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन 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 बेटा एम एम कितना बेटा, एम है बेटा मेरे ख्याल से 10 रेस टू पावर -30। इतना बेटा मेरे पास एनर्जी है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज इन जूल्स। लेकिन सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं बेटा वो तो इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर है। तो बेटा सारे के सारे अगर इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर हैं तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सारा का सारा बेटा अरेंजमेंट दे रखा है इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर आंसर आ जाएगा। बेटा मेरे ख्याल से आंसर जो है वो 7.8 इंटू 10 रेस टू पावर -3 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेना। बेटा 10 रेस टू पावर -3 बेटा ऑफ कोर्स हम मिली बोल सकते हैं, तो 7.8 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा अगर वैल्यू में बेटा कुछ हल्का फुल्का चेंज हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो आंसर शुड बी व्हाट, 7.8 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा 7.8 तो बेटा ऑप्शन है नहीं, तो बेटा ऑफ कोर्स हम जो नियरेस्ट होगा बेटा उसको टिक लगा देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 8 मिलीवोल्ट। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर ऑफ कोर्स बेटा आप चेक करें। ठीक है, आगे चलें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा फिर से पैराग्राफ है। मेरे ख्याल से बेटा अगेन है ना, आपके पास 3 सवाल है, आराम से इत्मीनान से बेटा अब पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ में ये चीज बेटा कॉमन रहेगी, फिर सवाल बेटा 3 पूछ रखे, मैं एक पेज पे तीनों सवाल बेटा मैंने लिख रखे हैं। ठीक है ना, ये लास्ट बेटा सवाल लिखा है। पैराग्राफ का जो बाकी लैंग्वेज है वो तो बेटा ऑफ कोर्स कॉमन ही रहेगी ना। In a mixture of hydrogen and He plus gas, He plus is of course beta singly ionized helium atom. Hydrogen atom and He plus ions are excited to the respective first excited state. मतलब दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो n equal to 2 पर है। Subsequently, hydrogen atom transfers their total excitation energy to He plus by collision. हाइड्रोजन के पास बेटा जो भी एक्साइटेशन एनर्जी थी, अभी एक्साइटेशन एनर्जी क्या है मैं बताता हूं, वो किसी कोलिजन के थ्रू वो He+1 को ट्रांसफर कर देती है। तो ऑफ कोर्स He+1 का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको उठा के वो ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन का जो एटम है ना वो डी एक्साइट कर रहा है 2 से 1 पर। ये जो एनर्जी है ये आपकी एक्साइटेशन एनर्जी है। इस एनर्जी को टक्कर के द्वारा यूज कौन कर रहा है, He+ यूज कर रहा है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से उठ के 3 पे 4 पे 5 पे कहीं ना कहीं जा रहा होगा।
शायद हो सकता है कि यही पूछो कि कहां जा रहा हो, ठीक है, लेट्स सी। Assuming that the Bohr's model of atoms are exactly valid, the quantum number n of the state finally populated in He plus. He plus में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? मैं अगर हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो बड़ा n इक्वल टू 1 पर बड़ा एनर्जी का बड़ा फॉर्मूला आपको बड़ा पता ही रहता है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन में बड़ा ऑफकोर्स z को 1 रखेंगे, n को 1 रखेंगे, तो यहां पर आपके पास जो एनर्जी आती है बड़ा दैट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। n इक्वल टू 2 में बड़ा आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बड़ा जैसे मैंने n इक्वल टू रखा, यहां पर आपके पास जो एनर्जी आएगी बड़ा दैट विल बी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आया, जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आया, तो जो एनर्जी लिबरेट हुई दैट विल बी दिस माइनस दिस। जैसे बेटा मैंने दिस माइनस दिस किया, आई थिंक बेटा मेरे पास कितना आ गया, बेटा 13.6 में से बेटा मेरे पास ये माइनस हो गया, आई थिंक 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। फेयर इनफ, ये एनर्जी बड़ा आपका He प्लस यूज करेगा। He प्लस की अगर बात करूं तो बड़ा उसमें एनर्जी कितनी है, बड़ा उसमें एनर्जी n इक्वल टू 1 पर बड़ा एनर्जी कितनी होगी, बड़ा -13.6 इंटू बड़ा 2 का स्क्वायर अपॉन बड़ा 1 का स्क्वायर, बड़ा 6 चौक 24 52 54.4। हालांकि बड़ा इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। n इक्वल टू 2 पर एनर्जी कितनी होगी, बड़ा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। n इक्वल टू 3 पर बड़ा एनर्जी कितनी होगी, -54.4 अपॉन 9। और बड़ा n इक्वल टू 4 पर एनर्जी कितनी होगी, बड़ा 2 का स्क्वायर बड़ा 4 का स्क्वायर, बड़ा मेरे पास आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3, दिस इज n इक्वल टू 4। ये जो एनर्जी है ना, है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, और इस इलेक्ट्रॉन ने जैसे एब्जॉर्ब किया, ये इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर चला गया। पूछा कहां गया, अरे यार कहां गया तो बहुत ही आसान है भाई, ये वाला डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो ये इस 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट को जैसे एब्जॉर्ब करेगा, ये उठकर ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, जहां पर एनर्जी यहां से 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ज्यादा हो। -13.6 में अगर 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट जोड़ोगे तो वापस से -3.4 आएगा, और -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट कहां पर एनर्जी है, n इक्वल टू 4 पर एनर्जी है। ठीक है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है, फॉर्मूले के अंदर बड़ा ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन के अंदर n इक्वल टू 2 में और n इक्वल टू 1 के अंदर जो डिफरेंस है, वही He प्लस के अंदर n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2 में डिफरेंस है, क्योंकि बेटा z की जो वैल्यू एक में बड़ा प्लस 2 है, एक में आपके पास बड़ा वो 1 है, तो बड़ा वो अगेन डबल आपके पास n की वैल्यूज के लिए वो गैप एक्जैक्टली सेम आएगा। समझ ना, यहाँ पर 2 और 1 का डिफरेंस, यहाँ पर बड़ा 4 और 2 का डिफरेंस एक्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 1 है, यहाँ पर z की वैल्यू 2 है, तो वो डिफरेंस तो एक्जैक्टली सेम ही आ रहा है। तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉन बड़ा कहां पहुंच गया, n इक्वल टू 4 पे पहुंच गया। पहला वाला सवाल डन है, इजी था। अगला सवाल, the wavelength of the light emitted in the visible region by He plus ion after collision with H atom। हाइड्रोजन एटम से टकराने के बाद आपका बड़ा जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो हम निकाल चुके हैं कि वो n इक्वल टू 4 पे पहुंच गया। ठीक है, अब वापस नीचे आएगा, जब वापस नीचे आएगा उस टाइम पर मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे ना विजिबल वेवलेंथ चाहिए। मेरे पास ये n इक्वल टू 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब इलेक्ट्रॉन 4 से कूद के यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, जब 4 से कूद के 2 पे आता, तब तो बड़ा अगेन आपका He प्लस के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर लाइमन सीरीज वाला है, और लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट होती है कि नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए विजिबल। विजिबल जो होगा वो ऑफ कोर्स बड़ा ज्यादा वेवलेंथ का होता है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट है, तो बड़ा ये मुझे विजिबल चाहिए। बड़ा विजिबल ऑफ कोर्स इससे कम एनर्जी की होगी, ज्यादा वेवलेंथ की और कम एनर्जी की होगी। तो इससे कम एनर्जी क्या हो सकती है, 4 से 2 पे आया, इसमें अगर 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इससे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है, तो बच्चा बोलेगा कि सर 4 से 3 में जो आएगा ना, दिस इज द ऑफ कोर्स है ना एनर्जी डिफरेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये जो वेवलेंथ होगी बेटा हमारे पास ऑब्वियस बात है कि ये हमारी विजिबल रेंज के अंदर लाई कर जाएगी। थोड़ा निकाल के देख लेते हैं ये कितनी आएगी। 4 पर एनर्जी है बड़ा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है ना, यहां पर बड़ा एनर्जी है -54.4 अपॉन 9, बड़ा देखना कितनी आती है, नो 6.07 लिख दो बेटा, रफली बेटा, ठीक है ना।
नो बोर्ड सॉल्व 6.0 नो 4 लीटर ऑफ आयल। एक ही बात, जब इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से कूद के यहां पर आएगा तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा बेटा दैट विल बी, है ना बेटा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आएगा तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन, बेटा यहां पर एनर्जी कम है बेटा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 6.04 बेटा, दैट इज 6.04 -3.40 बेटा, 4 में से 0 गया बेटा, 4 बच गया, 0 में से बेटा 4 गया बेटा, कितना बच गया, 6 बच गया, 5 में से बेटा 3 गया, 2 गया बेटा, 2.64 इलेक्ट्रोवोल्ट है। 2.6 इलेक्ट्रोवोल्ट का आपका फोटोन निकलना चाहिए, इट शुड इक्वल टू Hc बाई लेमडा बेटा, Hc बाई लेमडा बेटा आपकी मर्जी है बेटा, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Hc को आप लिख सकते हो 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा बेटा, इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की बेटा वैल्यू आपके पास जाएगी आई थिंक 2.64 अपॉन बेटा 12420 एंगस्ट्रॉम बेटा, एक बार मैं कैलकुलेटर से करके देखूं कितनी वैल्यू आती है। हाँ बेटा, 2 पॉइंट बेटा तुम लोग तो खुद क्या करो कैलकुलेशन, है ना, 2.64 डिवाइड बाई 12420 बेटा मेरे ख्याल से ये आ रहा है, अरे बेटा मैंने लेमडा उल्टा ले दिया, सॉरी बेटा, ऊपर आएगा ही बेटा, लेमडा निकालने के लिए 12420 अपॉन 2.6, सॉरी बेटा, मेरे पास आएगा 12420 डिवाइड बाई बेटा व्हाट 2.6 बेटा, मेरे ख्याल से 4776 एंगस्ट्रॉम, या बेटा मैं इसको बड़ा आराम से लिखता हूँ 4776 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या बेटा 4.77 इंटू 10⁻⁻7 मीटर बेटा, इसके सबसे नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, सबसे नजदीक वाला ऑप्शन होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान था, सिंपल सा सवाल था। आगे चले, हल्का बेटा, ये जो हल्का फुल्का डिफरेंस भी है ना, वो इस वजह से आ गया कि बेटा ये 12420 यूज करना है Hc की वैल्यू, या बेटा अपन जो SI यूनिट में यूज करते हैं उससे हल्का फुल्का फर्क पड़ जाता है, बट इट डजंट मैटर क्योंकि ऑप्शंस में डिफरेंस तो अच्छा खासा ना, सो इट डजंट मैटर दैट, है ना। आगे चले, इसी का बेटा अगला सवाल, लास्ट सवाल, क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन जो ना उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन एटम के अंदर और He प्लस के अंदर, दोनों में ही n इक्वल टू 2 वाले की बात हो रखी है। काइनेटिक एनर्जी का पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है कि हमारी जो टोटल एनर्जी है उसका माइनस कर दिया करो, और आपके पास फॉर्मूला जाएगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू बेटा व्हाट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला है। दोनों में ही n इक्वल टू 2 पूछ रखा है, तो बेटा n वाले टर्म तो बेटा आपके पास सेम ही आएगी, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट भी सब में सेम आएगा। मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अपॉन बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम जो आएगा बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर, हाइड्रोजन में बेटा z की वैल्यू 1, हीलियम के अंदर बेटा z की वैल्यू 2 बेटा, उसका स्क्वायर क्या है बेटा, दैट कम्स आउट 1/4, ये बेटा 1:4, देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑफ कोर्स बेटा आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। इससे और बेटर सवाल बन सकता था बेटा, है ना, वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, हो सकता है आगे कभी पूछ लें कि हाइड्रोजन का n इक्वल टू 1 वाला और He प्लस का n इक्वल टू 3 वाला जो ना उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो, बेटा उस केस में ऑफ कोर्स बेटा आपका n भी डिफरेंट है, तो बेटा पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यूज कर लेंगे। ऐसा सवाल बेटा ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपन से वापस पूछा जाए, हालांकि आसान है बट पूछ सकते हैं बेटा, IIT वाले पूछते हैं बस इस तरह के आसान सवाल, मैंने कोई अपनी तरफ से जबरदस्त सवाल थोड़ी ना रखा बेटा, सवाल पूछे उन्होंने तो करा रहा हूं। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट बड़ा ही आसान सा सवाल, ये शायद बेटा 2007 का सवाल है। द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122 नैनोमीटर। बड़ा याद रखना क्या बोल रखा है, दो तीन बड़ा खास खास बातें बोल रखी है, एक तो लार्जेस्ट वेवलेंथ बोल रखी है, एक अल्ट्रावायलेट बोल रखी है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर
अल्ट्रावायलेट जो है ना, वो सीधा सीधा बेटा किस तरफ इशारा है? लाइमन सीरीज की तरफ इशारा है। उसमें भी सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ, बेटा लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी लाइमन सीरीज की बेटा कहां से कहां होगी? इन्फिनिटी से 1 पे होगी या 2 से 1 पे होगी? तो आप लोग 2 से 1। तो ये वाली वेवलेंथ मेरे पास 122 नैनोमीटर है। मैं बड़ा आराम से लिख सकता हूं, फॉर्मूला क्या है? 122 बेटा 122 नैनोमीटर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस बेटा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। मेरे पास आ गया 1 अपॉन 122 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू आर इंटू बेटा व्हाट 3/4। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन। अब इंफ्रारेड रीजन कौन सा है? बाल्मर सीरीज विजिबल हो गया, उसके आगे वाले बाल्मर पाशन है ना, बाल्मर के आगे वाले पाशन ब्रैकेट पी फंड बेटा सारे के सारे ये वाले आपके इंफ्रारेड रीजन के अंदर है। उनमें स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए बेटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाली, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली बाल्मर के आगे वाला पाश्चन। पाश्चन में इलेक्ट्रॉन 3 पे आता है, कहां से आता है? ऊपर से आता है, 4 से 3 पे आएगा, 5 से 3 पे आएगा, 6 से 3 पे आएगा। बच्चा बोले सर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो इन्फिनिटी से 3 पे आएगा ना यार, है ना। तो इसके अंदर बड़ा ऑब्वियस बात है कि इन्फिनिटी से 3 पे आएगा। बात बड़ा अभी भी हाइड्रोजन की ही बात हो रही है, ठीक है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, 3 से इन्फिनिटी बेटा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। मेरे पास आ गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर अपॉन 9। बेटा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, बेटा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। जैसे बेटा इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड किया, बेटा मेरे पास आ गया लैम्डा अपॉन 122 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू बेटा दिस अपॉन दिस किया तो 3/4, आर से आर बेटा कैंसिल, 9 चला जाएगा ऊपर ही चला जाएगा ना बेटा। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 122 इंटू 27 बटे बेटा कितना 4। बेटा मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं बेटा, एक बार देखना 122 इंटू 9 27, ठीक है बेटा, दिस डिवाइडेड बाय 4 इतने नैनोमीटर। बेटा मेरे ख्याल से ये 823.5 नैनोमीटर बता रहा है। ऑफ कोर्स बेटा नियरेस्ट ऑप्शन इज योर बी, बेटा बी आपका नियरेस्ट ऑप्शन है। इसको बड़ा फटाक से टिक लगाता हूं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कूल, इजी। इसमें कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ना बाल्मर सीरीज की है ना जो पहली 4 लाइन है ना वो तो विजिबल है सर, आगे वाले सर वो इंफ्रारेड वगैरह के अंदर लाई कर सकती है क्या? ये देखो अगर आप उनको बेटा अगर निकालना चाहो तो उनको भी सोल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन बेटा ठीक है, अगर मान लो कि इस तरह के सवाल के अंदर अगर ऐसा बोला जाए कि इंफ्रारेड की अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर बेटा हमें इंफ्रारेड है ना यही मानना चाहिए कि इंफ्रारेड जो होगा बेटा वो बाल्मर के आगे वाला होगा, क्योंकि बाल्मर के बेटा और बाल्मर क्या बोलते हैं पाश्चन वाले, ठीक। थोड़ी सी इसमें एम्बिग्यूटी बेटा ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि बेटा कोई कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर बाल्मर के भी जो आगे वाली वेवलेंथ है ना वो भी सर ना बाउंड्री लाइन पे ही लाई करती है। बट ठीक है बेटा, ये मैं तो जो एक्चुअल बेटा जेने जिस तरह का सवाल पूछा तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो अपन क्या मानना है? लाइमन मानना है आपका अल्ट्रावायलेट, बार्मन मानना आपका विजिबल, और उसके आगे वाले बेटा आपके पाश्चन जो है ना वो आपको मानना है इंफ्रारेड, ठीक है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज ये बेटा 2006 का सवाल है ना। और सवाल जो है जैसे ही बच्चा सवाल पढ़ेगा ना, कोई भी अच्छा बच्चा होगा ना, स्मार्ट सा बच्चा होगा, वो सवाल पढ़ते ही समझ जाएगा कि उसे क्या करना है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा उसको क्या करना है। बट इस सवाल के अंदर ना थोड़ी बहुत मैथमेटिकल इश्यूज है, बट मैं बेटा आपको बहुत ही प्रॉपर एकदम नीट तरीके से अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूं कि वाला सवाल एग्जैक्टली करना कैसे है। अदरवाइज बेटा ना इन जनरल इस वाले सवाल के अंदर बेटा ऐसे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल जगलरी कर दी जाती है और ऐसे रैंडमली आंसर लिख दिया जाता है, ठीक है। बट मैं आपको एकदम बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया से पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये वाला सवाल एडवांस के जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये वाला सवाल ना उन सवालों में से आता है जिस सवाल को देखकर बच्चा बोलता है कि बस अभी आंसर निकालता, और फिर फंस जाता है। और कॉन्सेप्चुअली नहीं फंसता, कैलकुलेशन में फंस जाता है। कैलकुलेशन है ही बेटा इतनी थोड़ी सी टफर साइड की कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, और कैलकुलेशन करते करते इसमें कई बार ऐसा भी होता है, खास तौर से एग्जाम सिचुएशन में ऐसा होता है कि कैलकुलेशन करते करते बच्चे को लगता है कि शायद मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ टफ नहीं हो सकता है, सवाल में जरूर कुछ ना कुछ है ना पंगा होगा। फिर वो सवाल को बीच रास्ते में छोड़ देता है, 5 या 6 मिनट लगाने के बाद सवाल को वो छोड़ देता है।
तो दिस क्वेश्चन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, है ना, जिसके अंदर बड़ा सवाल देखने में पता लगता है कि क्या करना है, बट वो कैलकुलेशन में कभी कभी फंसता है। बट ठीक है ना, मैं आपके लिए पूरा पूरा सवाल कर रहा हूँ। और अगेन मैं, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं वो तो कहेंगे सर यूं कर लूंगा मैं तो, क्या बढ़िया आपने मेरे को पढ़ा रखा है सर, सारी की सारी मुझे कहानी पता है, बट कहानी पता है उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि सवाल पन से ना बने। मैंने बहुत भूमिका बना दी, टाइम वेस्ट कर दिया, सुनता। If the wavelength of the nth line of Lyman series is equal to, पहले यहां तो देख लेते हैं, nth line of Lyman series is equal to de Broglie wavelength of electron in initial orbit of hydrogen like element, बेटा z equal to 11, find the value of n। क्या कह रहा है बेटा, कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, लाइमन सीरीज की बात हो रही है, ये n इक्वल टू 1, बेटा ये 2, ये 3, ये 4, बेटा ये चलते चलते n, बेटा ये चलते चलते लेट से n+1। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन ऊपर से कूद के नीचे आएगा। बात किसकी हो रही है, nth लाइन की बात हो रही है। जो पहली लाइन होगी ना उसमें 2 से 1 पे आएगा, जो दूसरी लाइन होगी ना उसमें 3 से आएगा, जो तीसरी लाइन होगी बेटा उसमें 4 से आएगा, जो पांचवी लाइन होगी ना, सॉरी बेटा जो चौथी लाइन होगी उसमें 5 से आएगा। इसी तरह से जो nth लाइन होगी उसमें बेटा ऑफ कोर्स n+1 से यहां पर आएगा, है कि नहीं, n+1 से यहां पर आएगा। तो इसका मतलब n+1 से 1 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और उससे जो वेवलेंथ निकल रही है वो वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, यही सेम वेवलेंथ उस पार्टिकल की जो इनिशियल ऑर्बिट है, इनिशियल ऑर्बिट कौन सी है, n+1, n+1th ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर है। तो ये वाला लैम्डा और डी इस n इक्वल टू n+1 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को बराबर करना है। समझता बच्चा बोलेगा सर कर लूंगा, मैं सवाल समझ गया, बेटा बिल्कुल कर लोगे, लेकिन एक्सप्रेशन लिखने के बाद बेटा हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में कभी कभी फंस जाओ। तो चलिए बेटा मैं आपके लिए कैलकुलेशन करता हूं, सुनना बेटा। मैंने बेटा यहां पर रेडियस और एनर्जी के बेटा बेसिक बेसिक फॉर्मूले लिख लिए। बेटा ये रेडियस r0 लिख रखी है बेटा ने, ये r0 बेटा आपकी है ना बोर्स रेडियस r0 है बेटा, ये आपका बोर्स रेडियस। ये बेटा मैंने जानबूझ के जो बिल्कुल फंडामेंटल टर्म्स है उनके अंदर रेडियस लिख लिया, उसी के अंदर बेटा मैंने आपकी एनर्जी लिख लिया। पहली बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन n+1 से n इक्वल टू 1 पे आया, तो इसके अंदर जो ट्रांजिशन हुआ उस ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलेगा उसके पास एनर्जी बेटा कौन से फॉर्मूले से आएगी, hc/λ इज इक्वल्स टू एनर्जी इन n+1 अपॉन सॉरी बेटा माइनस एनर्जी इन 1। एनर्जी इन n+1 में बेटा मैंने n+1 लिख दिया, एनर्जी एट 1 में बेटा मैंने इसको 1 लिख दिया, माइनस किया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इजी। यहां से मेरे पास ये लैम्डा आ गया। ठीक है, सेम लैम्डा आपका जब इलेक्ट्रॉन n+1 स्टेट के अंदर r रेडियस में घूम रहा है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आप दो स्टाइल से निकाल सकते हो। एक डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/mv, ऊपर नीचे अगर बेटा मैं रेडियस से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा mvr, नीचे mvr को मेरा बच्चा बड़े आराम से लिख सकता है nh/2π, बेटा मेरे पास ये n से सॉरी बेटा h से बेटा तुम्हारा h कैंसिल हो गया और मेरे पास आ जाएगा 2πr/n। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता मैंने तुम्हें बेटा शुरुआत से फॉर्मूला सिखा रखा है कि 2πr इज ऑलवेज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा। तो ये आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो 2πr टाइम्स ऑफ सुपर 2πr/n। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी बेटा ऑफ कोर्स लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n। सॉरी बेटा n नहीं n+1, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन ना वो n+1 में घूम रहा है, बेटा मैंने ऑफ कोर्स n+1 लिख दिया। लेकिन r कौन सा है, r है बेटा ऑफ कोर्स जो n+1 वाला जो ऑर्बिट है ना उसका रेडियस, उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी बेटा रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या, हमारा बोर्स रेडियस इनटू बेटा ऑफ कोर्स n का स्क्वायर अपॉन z। बेटा n का स्क्वायर की जगह मैंने n+1 का स्क्वायर अपॉन z लिख दिया। ये वाले डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है बेटा इसका एक्सप्रेशन आराम से तुम खुद भी लिख लेना, बेटा मैंने इसको बोर्स रेडियस के टर्म्स में लिख दिया बेटा मैंने, है ना, और ये बेटा मैंने एनर्जी बेटा मैंने फंडामेंटल टर्म्स में लिख दिया। ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा मेरे पास बराबर है, तो इस लैम्डा को उठाओ बेटा यहां रख दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, किसी बच्चे को बेटा अगर मान लो कि ये वाला एक्सप्रेशन पसंद ना हो, बोलते कि सर मुझे ये वाला एक्सप्रेशन
ये वाला एक्सप्रेशन मुझे पसंद नहीं है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको ये टर्म्स अगर पसंद नहीं है, थोड़ा इसको आप है ना, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज याद होंगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, तब भी चलेगा। इसको 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट बिल्कुल चलेगा। दोनों को एसआई यूनिट में लिख दोगे तब भी सवाल बन जाएगा, कोई ऐसा खास इशू नहीं है। मैंने बेटा वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख दिया है, आप अगर चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी लिख सकते हो। इस लैम्डा और ये वाला लैम्डा बेटा एक्जैक्टली सेम है, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, सो बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी बेटा आपका लैम्डा गायब हो जाएगा। फिर बेटा इस लैम्डा को उठा के यहां रख दो, जैसे बेटा मैंने इस लैम्डा को उठाकर यहां पर रखा, बेटा उसी लैम्डा को उठाकर रखा मैंने, जैसे मैंने लैम्डा को उठा के रखा, बेटा बहुत सारी टर्म्स बेटा आपके पास कैंसिल हो गई और हमारे पास ये एक n+1 के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गई। जैसे बेटा मेरे पास n+1 के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गई, मैंने बेटा इस n+1 को x पुट कर दिया। बेटा जैसे मैंने n+1 को x पुट कर दिया, तो बेटा मेरे पास देखो क्या आ गया, मेरे पास बेटा यहां पर आ गया x² - 1। ये जो n+1 है बेटा मैंने इसको x लिख दिया, इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा 4ε0 hc अपॉन z टाइम्स e²। बेटा वो जो z है बेटा उसकी वैल्यू बेटा मुझे शायद 11 दे रखी है सवाल के अंदर। ये बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई। जैसे बेटा ये सारी के सारे जो टर्म्स हैं बेटा मैंने तो बिल्कुल फंडामेंटल टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, इनकी जैसे बेटा वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास सब कुछ बेटा कैंसिल वैंसिल करने के बाद आपके पास बेटा ये 25 आ जाए। अगर किसी बच्चे ने बेटा अगर मान लो कि इन वेरिएबल्स के टर्म्स में ना लिखकर रेडियस को 0.529 एंगस्ट्रॉम और बेटा एनर्जी को 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट अगर लिखा होता और ढंग से अगर प्रॉपर एसआई यूनिट दोनों कन्वर्ट किया होता, तब भी बेटा ये वैल्यू आपके पास 25 ही आती सोल्व करने के बाद। इसको सोल्व करते बेटा मेरे पास आ गया x² - 1 इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स। बेटा स्क्वायर इक्वेशन को सोल्व करते ही बेटा मेरे पास x की जो वैल्यू है बेटा मेरे पास वो आ गई है 24.9 लगभग लगभग। जैसे बेटा x की वैल्यू 24.9 आ गई, बेटा x हमने किसकी जगह मान रखा था बेटा, ऑफ कोर्स n+1 की जगह मान रखा था, तो n की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 23.9, ऑफ कोर्स बेटा नियरली। लेकिन n तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि है ना बड़ा ऑर्बिट का नंबर है 1 2 3 4 5, वो पॉइंटों में नहीं हो सकता। बट अगर पॉइंटों में नहीं हो सकता तो ऑफ कोर्स बेटा जो नियरेस्ट आपके पास जो इंटीजर आएगा दैट विल बी 20। ठीक है ना, तो मैंने बेटा बिल्कुल एकदम प्रॉपर एकदम नीट सा बेटा सॉल्यूशन बना दिया। मैंने बेटा ये जो 25 है ना बेटा, मैंने निकाल के दिखा रखा है कि बेटा ये एग्जैक्टली 25 आएगा, आपको दिक्कत नहीं है ना, 25 बेटा आपका बड़ा आराम से आ जाए। ठीक है, आई रियली होप बेटा सारा सारा सॉल्यूशन ये वाला भी आप समझ गए होंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बेटा सवाल टफ था, बल्कि जिस तरह से मैंने सवाल एक्सप्लेन किया, सवाल एक्सप्लेन होते होते ही अच्छे बच्चे को लग रहा हो कि सर मैं कर लूंगा। बेटा आप कर लोगे, दिक्कत कहां है, एक्चुअल एग्जाम में जब ये वाला सवाल आता है ना, तो बच्चे को लगता है कि यार ये क्वाड्रेटिक बन रही है वगैरह वगैरह, तो बच्चे को कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मेरे से ये कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है और वो सवाल को बीच में छोड़ देता है। तो ठीक है बेटा, ये वाला एक्सपीरियंस भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए था। चलिए बच्चों, मैंने बेटा मेरे ख्याल से पूरा का पूरा बेटा मॉडर्न फिजिक्स सॉल्व कर दिया आपके लिए। एंड मैं बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स भी सॉल्व करता हूँ कल परसों में, एंड बेटा ईएमएफ ईएमआई वगैरह मुझे सॉल्व करने, और ऑफ कोर्स बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंटली केटीजी थर्मो वगैरह मुझे फटाफट सॉल्व करने। मैं बेटा आपके जेई एडवांस से पहले सारे के सारे बेटा सॉल्व कर दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो प्लीज लेट मी नो, एंड पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द बेस्ट।